पंचायत के इस सेशन में मैं अपनी बात को 1945 के मानव के जिस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ है उससे शुरू करूंगा और उस बात को मनुष्य के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम जोड़ेंगे। 1945 के बाद में 1970 तक तो हमने शांति स्थापना के अंदर अपनी बात को रखा और उसके बाद में हमने 1970 में ये सोचा कि इस दुनिया के अंदर आदमी को खाने पीने और जीने की क्या व्यवस्था है, इसके अंदर हमने सोचा, जिसको कि हमने अर्थ ओवरशूट डे के नाम से जाना। दुनिया का अर्थ ओवरशूट डे की परिभाषा ये है, इस पृथ्वी पर जो भी चीज पैदा हो रही है वो चीज 12 महीने में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने लोगों के लिए, क्या कितने देशों के लिए, इस पृथ्वी की जितनी मानव की गिनती है उसके हिसाब से। तो पिछले साल, इस साल का जो अर्थ ओवरशूट है 23 अगस्त हो गया। 23 अगस्त को इस पृथ्वी पर जो भी चीज मनुष्य के खाने पीने की थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद में हम इसको इधर उधर से मैनेज कर रहे हैं। उसके अंदर फिर 94 में WTO का एरा आया, एक दूसरे के माल को शेयर किया। WTO ने एक रचना रची, वो रचना रची कि खाने की जो चीज थी उसको कमोडिटी घोषित किया, जैसे अभी शिक्षा के अंदर किया। खाने की चीज को जब कमोडिटी के मायने ये WTO के अंदर कमोडिटी ही इधर उधर होती है, बिकती है, उसके बावजूद होते हैं। ऐसी परिस्थिति में WTO ने AOA का कंसेप्ट लाया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, और एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के अंदर ये कहा कि दुनिया के किसान एक मंच पर खड़े होंगे, इक्वल प्लेटफॉर्म होगा, इक्वल प्लेटफॉर्म होगा, और उस प्लेटफॉर्म के अंदर किसी भी किसान को कोई सहायता नहीं करेगा देश। ये घोषणा करनी, भारत ने भी उसमें दस्तखत कर दिया, WTO में। लेकिन छद्म जो डेवलप्ड कंट्री थे उन लोगों ने एक क्लॉज डाल दिया कि 3 बक्से हैं उनके अंदर आप सहायता कर सकते हैं, जिनका नाम दिया ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जिनको लिख दिया कि ये सहायता किसी किसान की करते हो तो अलाउ है। ब्लू बॉक्स के अंदर भी कुछ चीजें कह दी कि आप ये सहायता करते हो तो। एम्बर बॉक्स के अंदर MSP और ये डाल दिया। अब हम उलझ गए इस MSP के जंजाल में। एम्बर बॉक्स को बक्से के अंदर जाए, उसी में से सारी चीजें निकालना चाहें। ग्रीन बॉक्स की कहे तो सरकार हमारे पास पैसा नहीं, ब्लू बॉक्स की कहे तो सरकार के पैसा नहीं। एम्बर बॉक्स में सस्ती लोकप्रियता के लिए MSP का भाव किसान नेता और भी लगे। ये हुआ तो किसान इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म में, अमेरिका का किसान तो ओलंपियन टाइप बन गया, उसको तो 48 लाख की सहायता मिली, भारत के किसान को 14,000 की मिली। तो इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म था, लेकिन उस बक्से के अंदर था उसका हिसाब किताब। तो एक तो गलती हमारे सरकारों की ये रही कि ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स को हमने खोला ही नहीं, उसके अंदर किसी प्रकार का धन अलॉट नहीं किया। इस कारण से भारत का किसान बैक हो गया। इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म की कहानी हमारी समाप्त। फिर दुनिया की नजर इस बात पे गई कि इस पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंट्रोल करें। बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये हुआ कि इस धरती में बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कई तरह की चीजें हैं। उन चीजों को करने के लिए हमने कुछ कानून बनाया, बायोडाइवर्सिटी का कानून बनाया। तो उसमें 3 बातें रखी गई। दुनिया के अंदर 1972 के अंदर अर्थ समिट हुई और अर्थ समिट में ये बात आई कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेगी पूरी धरती, बायोडाइवर्सिटी को छेड़ेगी, कंजर्व करेगी बायोडाइवर्सिटी। कंजर्व में किसान अहम कड़ी था, सारा कुछ उसी के हाथ में था। कंजर्वेशन का मामला, वाइल्ड लाइफ थी वो अलग थी, लेकिन जो खाने पीने की चीजें थी वो बायोडाइवर्सिटी थी। कंजर्वेशन के बाद में दूसरा इन्होंने फिलोसॉफी दी कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ सस्टेनेबली यूज करेंगे। ऐसा नहीं हो कि 2-4 साल में हमारी 4 पीढ़ी कम से कम खाए, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे कंजर्वेशन हो। तीसरी सबसे बड़ी जो बात हुई, जिसको मैं डेवलप्ड कंट्री की, जैसे उस AOA के एग्रीमेंट में, उसी तरह से CBD के एग्रीमेंट में एक व्यवस्था आई, वो व्यवस्था आई और वो आया इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट का। दुनिया के लोगों ने अपने माइंड से कूद की, जिनका माइंड काम कर रहा है उसको भी प्रॉपर्टी राइट माना जाए।
प्रॉपर्टी राइट मानने के अंदर उन्होंने पेटेंट का एक ठप्पा लिया। तीसरा समझौता कर लिया कि इक्वल शेयर होगा, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे, हाइब्रिड करेंगे या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे तो उस व्यवस्था के अंदर हम इस तरह का ढांचा खड़ा करेंगे कि जिसने भी इंटेलिजेंस की है तो वहां पे उसको मिलेगा पैसा, रेवेन्यू मिलेगा। करके पेटेंट कराया है, वो पौधा मेरे पूर्वजों ने उसको कंजर्व किया, यानी हम कंजर्वर हैं। किसान जो था वो कंजर्वर था, उस पौधे को कंजर्व करने वाला। मेरे 7 पीढ़ी से वो पौधा आया, वो वैज्ञानिक वहां से पौधा नहीं लेके आया। ऐसी में उसने सिर्फ जीन्स डाले होंगे या कुछ और उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए होंगे जीन का, लेकिन ओरिजिनल पौधा किसका था उसको हक नहीं मिला, आज तक हक नहीं मिला। इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी बात चल रही है, लेकिन जब कंजर्वेटर वो था, कल्टीवेटर भी वही था, पौधा बोया भी उसी ने, और कल्टीवेटर के बाद में ब्रीडर भी वो था, उसके अंदर ब्रीड जो पैदा की वो भी वही था। ये सारी बात होने के बावजूद भी किसान को मजदूर की हैसियत से माना गया और इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट का जो था पूरा धन अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलिजेंट में करके दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के देशों ने पेटेंट करा करके किसान को दिया। वहाँ किसान को इस बात के लिए करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बात ये आई कि बायोडाइवर्सिटी का जो फंडा आया उस फंडा के अंदर ये बात आई कि भाई किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, एक दूसरे को माल इधर से उधर भेजो, WTO के समझौते हो गए। तो वहां पे कार्टिजना का एक समझौता हुआ था वहां, और उसमें ये बायोसेफ्टी के नाम से हुआ कि भाई माल तो भेजो लेकिन बायोसेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो देश पता करे तो उसके लिए उसके जो खाने वाले लोग हैं उनके लिए बायोसेफ्टी में होके बायोसेफ्टी का एक्सेस किसी किसान के पास नहीं, पब्लिक के पास नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सेस है। बायोसेफ्टी है कि नहीं, सरकार कहते हैं हाँ ओके, तो जैन भी खिलाए तो वो खिलाए, चाहे पाम ऑयल खिलाए, कोई तेल खिलाए, कैसे खुला करें, गवर्नमेंट है आपस में मिलती है, मिल बांट करके किसान साइड पे खड़ा रहता है, वो माल ला के एक दूसरे को खिलाते रहते हैं। ये कार्टिजना का समझौता है। नागोया में 2010 के अंदर ये फिर मिले, इन्होंने वही बात जो तीसरी बात थी इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट की, उसके अंदर का तो उसके अंदर बेनिफिट शेयरिंग की दी थी। बेनिफिट शेयरिंग के अंदर थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बेनिफिट हुई, इंडिविजुअल किसान की नहीं हुई। मैंने कोई चीज पैदा की तो बेनिफिट शेयरिंग तो किसान तक जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट को तो शेयरिंग गया लेकिन किसान को नहीं गया। ऐसे ऐसे हमने इंटरनेशनल समझौतों के अंदर जाते जाते हमने 2018 में पहुंचे। 2018 में एक डॉक्यूमेंट बनाया जो जनरल असेंबली ने पास किया 17 दिसंबर 2018। उसके अंदर किसानों के अधिकारों को समाहित किया। 28 इसके अंदर क्लोज है, और इसको मैं पढ़ रहा था कई जगह में ले गया, वाकई ये बहुत मायने का। लेकिन इसमें गड़बड़ ये हुई कि ये इंटरनेशनल समझौता यहाँ होके जब आता है डिक्लेरेशन तो संसद में रेटिफाई करना पड़ता है। अभी की गवर्नमेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया। ये कागज पड़ा है, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बांट रहे हैं, हिंदी रूपांतरण भी कराया इसका कि भाई आपने ये समझौता किया, इस समझौते में बहुत सारी चीजें ली है जो किसान को होनी चाहिए। एक बात तो ये थी कि किसान को राइट टू लैंड होना चाहिए, एक्सेस टू लैंड, यानी किसान को लैंड तक पहुंचने की एक्सेस हो, वो अभी तक नहीं हो पाई। मेरा ऑब्जेक्शन इस मामले में सबसे ज्यादा है कि एक्सेस टू बैंक जो लिखा हुआ है वो एक्सेस टू बैंक के अंदर इन्होंने दो गड़बड़ जाले किए। बैंक के अंदर खून पसीने का पैसा, गरीब का, मजदूर का जो भी इकट्ठा हुआ, उस पैसे को इन्होंने बांटने का एक सिस्टम अलग बनाया। कंपनी के मार्फत अलग होगा और इंडिविजुअल के मार्फत अलग। किसान कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है, इंडस्ट्री वाले के कंपनी है। तो कंपनी के लिए इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कानून बनाए। उन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कानूनों के तहत इन्होंने इस तरह की व्यवस्था खड़ी की कि यदि पैसा खा जाए तो क्या करना। तो ये कानून बनाया हुआ विवाद से विश्वास, यानी आप विश्वास करिए, आपके इनकम टैक्स का कोई विवाद है तो विश्वास कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये भी कानून पास हो गया, इस सरकार में हो गया। फिर जन विश्वास बिल पास कर दिया कि सबका विश्वास करो। क्या विश्वास करो, खा गया खा गया पैसा, कोई बात नहीं है, खा गया। तो ये किसान की बात नहीं है, वहाँ उस इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फंडे के अंदर ये बात आ गई। ये आने के बाद भी इनको लगा कि इसमें भी मजा नहीं आया। विश्वास तो करें लेकिन पैसे बोलते हैं खाते हैं, वो कैसे करें, क्लियर करें। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई, नेशनल
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, MCLT के नाम से, वो हमारा सिंगापुर का एक समझौता हुआ। उसके अंदर ये हुआ कि आप ऐसा करो, एक ट्रिब्यूनल बनाओ, पैसे ये कंपनी फेल हो गई है तो ट्रिब्यूनल बनाओ। तो ट्रिब्यूनल में क्या करेंगे सर कि ट्रिब्यूनल में ये करेंगे कि एक आदमी इनका होगा, एक आदमी इनका होगा, एक बीच में न्यूट्रल होगा, 3 आदमी बैठेंगे, तय करेंगे। तो उनके बाद सरकार वाला आदमी को वो खरीद ले, इंडस्ट्री वाला, और उनका आदमी ये है 97% तक माफ हो करके, और इस ट्रिब्यूनल के फैसले आए हुए करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस ट्रिब्यूनल के मार्फत हेयर कट के नाम से। अब दुनिया में हेयर कट किसी के समझ में नहीं आया, हेयर कट क्या, कोई लोगों ने बाल काटने तक बात सोची। हेयर कट का मायना ये है कंपनी के इस ट्रिब्यूनल के अंदर बैठ करके जो लोग इस बात को तय करेंगे कि ये ढांचा जो है वो इतने % कम करके भी दिया जा सकता है, तो 97% तक कई कंपनियां, अंबानी ने एक ली, और लेने के लिए खुद नहीं ले पाता तो अपने रिश्तेदार, भांजे भतीजे के नाम पे कंपनी 3% में करके वापस कंपनी का मालिक बन गया। 57% पैसा हेयर कट के नाम से अब बैंक से गायब। VGF का कंसेप्ट ले लिया इन्होंने, वाइबिलिटी गैप फंड। ये किसान के लिए कहीं वर्ड नहीं है। वाइबिलिटी गैप फंड का मायना ये है कि हम किसी चीज को वाइबल करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बीच में गैप है, तो एक फंड है, चलो यार इसको, जैसे ये टोल टैक्स आपके लग रहे हैं, तो ठेकेदार कहते हैं कि नहीं साहब मेरे तो 21 साल में ये टोल पूरा नहीं होगा, मुझे कुछ दिया जाए, तो 20% तक की गैप में इनको टोल वाले को पैसे सरकार देती है। वाइबिलिटी गैप का तो किसान को भी होना चाहिए कि मेरा प्रति हेक्टर इतना फसल होनी चाहिए, वाइबिलिटी तो है ना, मेरे होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो उसका गैप का फंड मुझे भी दे दो। आज इन चीजों की जब स्टडी करेंगे तो यूं लगेगा कि एक इंडस्ट्री के लाइन में, कंपनी के लाइन में काम करने वालों के लिए VGF है, हेयर कट है, वन टाइम सेटलमेंट है, कई तरह के, और ज्यादा है तो NPA में डाल करके उसको फ्री करते, कुछ भी नहीं हो तो लेके भाग जाओ। किसान तो भाग नहीं सकता। किसान की स्थिति ये है, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब या तो हम लोग ये फैलाएं इस बात को कि हर किसान का घर एक राशन कार्ड की एक कंपनी बने, और जब तक ये राशन कार्ड की कंपनी नहीं बने तब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा फंडा ही नहीं। हमारे तो कानून लागू, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर भी तो कर देते हैं। बिजनेस के लिए तो 50 कानून इस सरकार ने बनाए। अब इन बातों को हम देखें तो एक भारत के नागरिक में एक इंडस्ट्री करता है, एक खेती करता है, दोनों के बीच में बाइफरकेशन गवर्नमेंट की नीतियों से। दूसरा हमने ये मुद्दा उठाया कि जब भारत के अंदर अनाज की कमी पड़ी तब जय जवान के साथ में जय किसान की बात कही। अब ये तो विज्ञान और पता नहीं कई वर्ड और जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं उसके अंदर यदि कंपेरिजन करूं तो जवान के लिए तो हमने एक व्यवस्था कायम की, सैनिक स्कूल खोला, सैनिक हॉस्पिटल खोला, कैंटीन खोला, सोशल सिक्योरिटी में पेंशन दी। किसान के लिए एक ऐसी पेंशन जो 60 साल बाद में मिलेगी, जिसका कुछ टोकन हम देंगे करेंगे, वो व्यवस्था इस तरह की नहीं है जैसी सैनिक की है। सोशल सिक्योरिटी का मॉडल सैनिक के मुकाबले, हमारे भाई हैं, हम एलर्जी नहीं करते, मेरा भाई है इंडस्ट्री करने वाला, हम एलर्जी नहीं करते, लेकिन इस देश के अंदर जो सिस्टम डेवलप किया गया कानूनों के मार्फत, तो उन कानूनों की दौड़ में हम इनके पीछे पीछे भागे कि आखिर ये क्या, कौन से ऐसे कानून है जो किसान को खत्म कर रहा है और इंडस्ट्री को पनपा रहा है और कॉर्पोरेट को पनपा रहा है। ये बातें हमें सोचनी पड़ेगी इन बातों के ऊपर। अब मैं आपको दुनिया के एरा से भारत के कुछ एरा के बाद में एक व्यवस्था में ले जाना चाह रहा हूं, जो व्यवस्था ये थी कि पूरी दुनिया कंपनियों से गवर्न हो रही थी। कंपनी एक्ट बन गए थे और उसके अंदर गवर्निंग चल रही थी, कंपनी के तहत सारा ढांचा चल रहा था। चलते चलते 1800 और 85 के अंदर किसी आदमी के दिमाग में ये बात आई कि कोऑपरेटिव कंसेप्ट लाया था, सहकारिता का कोई भाव लाया था, जो ICA के नाम से खुला, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के नाम से यूनिट बनी, चलते चलते आज तक भी है। और उस यूनिट का ये हुआ कि उसके
कुछ नीचे के ब्लॉक बने जिसमें एशिया पैसिफिक यूनियन बना, जिसका कि भारत सरकार के राज्यसभा के सदस्य चंद्रपाल सिंह यादव हैं, वो इसके हेड या उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो प्राइम है या मुख्य है, जो भी है वो है। अब ये कोऑपरेटिव का मॉडल आया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कंपनियों का ईज ऑफ डूइंग का मॉडल इस गवर्नमेंट के चलते चलते सहकारी का एक अलग से डिपार्टमेंट खोला गया अमित शाह के सारे, और उसको डाइवर्ट कैसे किया गया। तो डाइवर्ट के अंदर इनके फंडा आया कि किसान आंदोलन के अंदर ये कुछ जियो के टावर पे चढ़ गए थे, अडानी के सेलों को घेरने का चैलेंज कर रहे थे। तब ये इंटेलिजेंट ग्रुप ने ये सोचा कि धन देखो ऐसा ठीक है, हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेयर कट और ये सारा तो कर देंगे, लेकिन कंपनी बनेगी तो इन लोगों को हम रोकेंगे कैसे जब ये घेर के बैठ जाएंगे। तब इन्होंने कोऑपरेटिव का फंडा इस देश में लॉन्च किया। कोऑपरेटिव बहुत पुरानी राज्य का विषय है और राज्य को करनी चाहिए, लेकिन सेंटर ने कोऑपरेटिव कब्जे की और गुजरात के मॉडल के लाइन ऑफ एक्शन पे। अब इस कोऑपरेटिव के कंसेप्ट के अंदर जो बात इंटरनेशनल लेवल पे तय थी या परिभाषा में तय थी वो अलग थी। वो परिभाषा बिल्कुल अलग है कि हम मिल बैठ करके कुछ ऐसी संस्था बनाएंगे जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, वॉलेंटरली आएंगे, अपनी इच्छा से आप सदस्य बनेंगे। यहां अब इन्होंने गवर्नमेंट का इंटरवन कर दिया। ऐसी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट जो स्यो मोटे हम बैठ के बनाए, जैसे अपन बात ये बैठ के तय करें कि एक गांव के अंदर हम पूरे गांव के भोजन की व्यवस्था कॉमन कर देते हैं ताकि कुछ बचेगा, कम खर्चा लगेगा, वेस्टेज कम होगा, और उस तरह की व्यवस्था कर देते हैं। बाकी लोग सारे काम करें, सुबह उठते ही लोग खेत में चले जाए, मिड डे मील की तरह जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरह से गांव के अंदर भोजन बढ़ जाए और टिफिन लेकर के पीछे ट्रैक्टर में डाल के खेतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सुबह का नाश्ता जो है वो रात के हिसाब से घर वाले अपना करके चले जाए, खेतों में काम हो जाए। इसमें बहुत भारी बचत है। ये कोऑपरेटिव माइंडसेट है। आप इसको और तरीके से कर सकते हो कि सिर्फ दाल बना लो, या ये कर सकते हो कि सिर्फ भोजन पूरा एक टाइम का भोजन इस गाँव का जो है कोऑपरेटिव माइंडसेट से होगा, लंगर चल रही है उस माइंडसेट से हो सकता है, काफी उसकी बचत है। एक तो फायदा ये है कि गांव का माल गांव में आपको दाल वहीं पैदा होती है, तेल वहीं पैदा होता है, चीज वहीं पैदा होती है। तब हमने सामाजिक सहकार जो बोर्ड लिखा है इसकी हमने इसकी परिकल्पना की। सामाजिक सहकार में हमने सोचा कि हम सहकार भाव से सामाजिकता के टोले में कैसे जी सकते हैं। उस बात को लोगों तक इस बात को कहें कि क्या हम ऐसा भी जिंदगी जी सकते हैं ताकि ये जो डूइंग और इस लपड़े से छूट करके हम अपने गांव के माल को यही करके पोर्टल बना लें, इतना मूंग हुआ, इतना तिल हुआ, इतना बाजरी हुई, इतने लोग हैं, इतना खाएंगे, ये बना देंगे, ये करेगा, और एक कमेटी बना दी, उनको रोजगार दे दिया, रोटी एक जगह बन गई, सबको सब और सस्ता पड़ गया। गांव का माल गांव में, ट्रांसपोर्टेशन जीरो, वेस्टेज भी आप उसमें करें। तो ये सारी स्थितियां जब हम देखते हैं तब कोऑपरेटिव माइंडसेट को जो इन लोगों ने बनाया उस माइंडसेट को हम काउंटर करते हैं। सरकार को भी काउंटर कर रहे हैं शैडो कैबिनेट के तहत, और सामाजिक सहकार के तहत हम इनको भी हम कह रहे हैं कि हमारी सहकारिता हमारे बलबूते हमारे लोगों के बीच में चलेगी। वार्ड की सोसाइटी बने या गांव की सोसाइटी बने, शहर में वार्ड हो जाए, गांव में गांव हो जाए, हम बैठ के अपनी व्यवस्था को खुद संभालें। और कोऑपरेटिव की व्यवस्था के अंदर परिभाषा ही ये है। लेकिन अभी अभी सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बिल पास किया। उस बिल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की कि चुनाव आयोग होगा, उस तरह से चुनाव आयोग पूरा का पूरा चुनाव आयोग होगा जो पूरे भारत के कोऑपरेटिव संस्थाओं का चुनाव करेगा। 63,000 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के वो कंट्रोल में कर चुके हैं, 25,000 करोड़ का उनको लोनिंग कर चुके हैं, 8.5 लाख कोऑपरेटिव यहाँ पे स्थापित होगी, और उनके चुनाव जो है ये अपने चुनाव आयोग से करेंगे। अब ये चुनाव आयोग अपने करता है उसमें भी कर लेंगे। गुजरात की अमूल डेयरी के अंदर 17 इनके पास है। तो ये छद्म राजनीति का जो मॉडल आया कोऑपरेटिव का, उसको अंदर जब हमने समझा तो हमने सामाजिक सहकार का काउंटर एक्ट में दिया कि सामाजिक सहकार हमारा बनेगा, हम सामाजिक में जिएंगे, सहकारी भाव से जिएंगे। कौन सा
अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा ये हमारी व्यवस्था होगी। चुनाव हम अपने लेवल पे कर लेंगे, हमारा निजी चुनाव आयोग होगा। गांव के अंदर चुनाव आयोग कोई व्यवस्था का मतलब नहीं, बड़ा लो गाँव में किसको बनाएंगे, किसको कोई वोट पड़ने का, लेकिन जेल किसी भी तरीके से दो घाटे पड़ता है, किसी भी तरीके से। कोऑपरेटिव का जो मॉडल है इस माइंडसेट से नहीं है। पहले आपके वोट से, आपका जो वोट है उस वोट से सत्ता ली, शासन दिया, आपके ऊपर गुलाम बनाने का एक कवायद था। अब कोऑपरेटिव का इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपका वोट तो हो गई, लेकिन नोट भी होगा कि कोऑपरेटिव का आपको सदस्य बनने के लिए नोट और वोट दो जिस जगह इकट्ठा होंगे और पूरे देश की व्यवस्था इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कब्जे में आएगी, तो गांव उसमें विखंडित होंगे। गांव के राजनीति पंचायतों के बाद में कोऑपरेटिव फैलेगी। इन व्यवस्थाओं को रोकने के लिए हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी विचारधारा ये है, हम इस बात को सोचते हैं कहीं हम जाग करके हम इस बात को ले आए कि कहीं न कहीं हम ऐसे एक सहकारिता के ढांचे को डेवलप कर दें जो सहकारिता का ढांचा हमारा हो, सरकार का उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं हो, सहकारिता के क्या कानून हो वो हमारे कहने से हो, और कौन से काम सहकारी भाव से करेंगे, खेती सहकारिता से करेंगे। अब इन्होंने सहकारिता के अंदर जो करने का काम ढूंढा उसका हिसाब किताब, सहकारिता का मतलब तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, सबकी खेती शामिल करो, सबकी दाल शामिल करना, तीन काम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। तीन काम जो है वो इन्होंने किए। एक काम तो दिया इन्होंने कि भारत के अंदर ऑर्गेनिक खेती होगी, उसको हम पैक्स के मार्फत, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाएंगे गांव में, पैक्स के मार्फत एग्रीकल्चर का जो ऑर्गेनिक चीज होगी उसको हम इकट्ठा करेंगे। फिर क्या करोगे, इकट्ठा करके अडानी जी के शैलों में पहुंचाएंगे, या जिसका भी शैलो होगा और कोई होगा और अडानी बन जाएगा, इंडस्ट्री के शैलों में पहुंचाएंगे। टैक्स का काम है, तीन काम सौंपे, वैसे 300 काम है, 300 में से 297 काम तो ये है कि आपको नकेल डालने के लिए, आपके डेटाबेस लेना, आपका सर्टिफिकेट लेना, आपको स्वामित्व योजना के तहत पट्टा देना, आपको किसी और योजना के तहत आना, तो एक CSC सेंटर को देंगे, इसमें 300 काम होंगे। ये संसद के डॉक्यूमेंट में कह रहा है। मेरी इनमें से कोई भी लाइन मेरी खुद की निजी लाइन नहीं है। ये आप सभी इस बात को सुने, मेरा खुद का कोई भी इनपुट नहीं है। एक शंका है, इंजीनियर हूँ, वो भी सिविल का हूँ, और हमेशा मैं ये सोचता हूँ जो भवन धरती के ऊपर बनता है उस भवन को यदि इंजीनियर नीचे खोदाता है, इसका मतलब नेगेटिविज्म है उसमें। भवन ऊपर जाने के बजाय नीचे ले जा रहा है क्योंकि नींव बननी होगी। मेरी सोसाइटी की नींव सब मजबूत हो, मेरे सोसाइटी के, इस सोसाइटी के पौधों को एक सिविल सिक्योरिटी मिले, इस बात की नींव भरने के लिए हम लोग इस बात को लेकर के आए हैं कि हम ऐसी एक व्यवस्था करें जो हमारा खुद का सहकारी सिस्टम हो, हम खुद अपने जीवन को अपने तरीके से जिए, एक सामाजिक सहकार के भाव से जिए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऑर्गेनिक खेती जितनी भी होगी इस देश की वो पैक्स के मार्फत हमें, आप क्यों नहीं खाएंगे कि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट देकर के आपसे छीन लेगा। एक सोसाइटी बनी आपकी ऑर्गेनिक, जैसे दूध की अमूल बनी उस तरह से ऑर्गेनिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से पूरे भारत में ऑर्गेनिक की खेती एक मुट्ठी बनी। दूसरी बीज की बनाई, एक कुछ नहीं करती। क्यों बीज तुम बनाओगे, क्यों, कौन सी सोसाइटी बीज देगी, क्यों देगी? नो डाउट बीज का गौर धंधा बहुत खतरनाक तरीके से है। बीज निगम 1963 में बना, आज तक वो बीज जो है, बनना क्या चाहिए था कि बीज को ICAR और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो हाइब्रिड करेगी या जेनेटिक मॉडिफाइड करेगी या उसके अंदर किसी प्रकार के नए जीन डालेगी, उसको आप सर्टिफाइड करेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज वाले, और सर्टिफाइड करने के बाद में नोटिफिकेशन करेंगे कि ये बीज हमारा है। एग्रीकल्चर कॉलेज को सरकारों ने फंड नहीं दिया, कोई 1-2 वैरायटी साल भर में मुश्किल से निकली, प्राइवेट कंपनियों को छूट दे दी कि आप भी कर सकते हो, आप किसान से मिलो, बीज पैदा करो और सर्टिफाइड करो। इनको
को क्या छूट दी कि आपको सर्टिफाइड नहीं करना है, आपको नोटिफाइड भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि ऊपर ट्रूथफुल लेबल लिखना से, यानी इस देश की इंडस्ट्री का आदमी ये कहे कि मैं सत्यपूर्वक कहता हूं कि मेरा बीज ओके है, और मार्केट के अंदर 99.9% बीज ट्रूथफुल लेबल मिला हुआ आज अपने घर जाकर के बीज का पूरा इंडस्ट्री के कब्जे में, अब कोऑपरेटिव के कब्जे में, ये दोनों मिलकर इस बीज को क्या करेंगे, मैं इसकी परिकल्पना पूरी नहीं कर पा रहा हूं कि इंडस्ट्री तो है ट्रूथफुल लेवल के तहत आपकी बीज दे रही है, और दूसरा ये होने के बाद में इनके दिमाग में वो बात चली, एक रील चली कि जो किसान पैदा कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ ज्यादा है। क्या है? पौष्टिक नहीं है। क्या पौष्टिकता नहीं है? तो वैज्ञानिकों की एक यूनिट ने मिली साथ चावल के अंदर 3 चीजें, जैसे नमक में आयोडीन कम है, जैसे चावल में 3 चीजें, फॉलिक एसिड कम है, B12 विटामिन कम है, और आयरन कम है। तो क्या करें? किसानों से ले दो चावल, उसको पीस दो, उनमें जो परसेंटेज मिलानी मिला दो, वापिस चावल बना दो, और 20% तो जूट के थैले में पे कर दो, 80% प्लास्टिक के थैले में पे कर दो, प्लस एक का निशान लगा करके मार्केट में लॉन्च करो। यानी किसान की चीज पैदा की हुई को आप कब्जे करके इंडस्ट्री के हवाले करो। इधर ये कोऑपरेटिव वाला क्या करेंगे, ये सोचने वाला विषय प्राइमरी है। कोऑपरेटिव वाला मुझे जो लगता है वो बीज कलेक्ट करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे इंडस्ट्री तक, ये मुझे लगता है। मेरा सोच इतना ही है कि बीज के नाम से बड़ी कंपनी सिर्फ इतना करेगी कि दूध इकट्ठा किया है इन्होंने गाँव में ले जा करके आइसक्रीम किसी और ने बढ़ाई, इंडस्ट्री वाले अमूल के, उसी तरह से बीज को ये अपने इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव दोनों कंबाइंड होकर के इस बीज को कब्जा कर रही है। ऑर्गेनिक को इसलिए कर रही है कि इनको एक्सपोर्ट करना, तीसरी इन्होंने कंपनी ने कोऑपरेटिव खोली, वो एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट के अंदर ये चाह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक की जो पैदा हो उसको हम एक्सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट उनमें टैरिफ के नाम से धन कमाए और हमारे लोग ट्रांसपोर्ट। अब मैं इसमें किसान ढूंढ रहा, क्या एक्सपोर्ट में किसान है? नहीं, तो दूसरे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइसेंस है, दूसरा है, बोट है, बहुत समुद्र में बहुत कुछ है। यहाँ का मिनट मेरे है रिलेटिव, यहाँ का मिनट 10,000 रुपये का बाजरी, 10,000 रुपये क्विंटल में बिका, मेरे यहाँ 1200-1300 गई। गवर्नमेंट इनके रेवेन्यू में डेयरी पे 50%, अब ये डेयरी कितना लगाएंगे इसके अंदर चल रहा है। यानी धन कहाँ जा रहा है? बाजरी पैदा मेरे आदमी ने की, किसान ने की, खेत में खड़े होकर की, लेकिन वो किसी के हाथों में और किसी में खेल गई वो बाजरी। पैक्स वाले ने बाजरी कब्जे की, या एफपीओ वाले ने कब्जे की, या एफपीसी वाले ने कब्जे की, और ले जा करके किसी को उसने भेज दिया, वैल्यू एड कर दी होगी, पैकिंग कर दी होगी, और कुछ कर दी होगी। अब आप चावल की इस वेराइटी को एक्सपोर्ट करोगे, फोलिक एसिड डालोगे, आयरन डालोगे, ऑलरेडी आयरन किसी में है, कई लोगों ने हटाया मुद्दा कि भाई तुम क्यों डाल रहे हो, तुम्हें क्या पता इसमें आयरन कम है, तुम्हारे इस चावल में आयरन कम है, ये बात तुमने कह दी, लेकिन किसी के तो ऑलरेडी आयरन है, तो उस बीमारी में क्यों पड़ रहे हो? अब आयोडीन के मामले में जबरदस्ती डाल दिया, दूध के मामले में ये पलट गए, विटामिन डी डाल कर नहीं ये अब ठीक नहीं है, ये कहने का मतलब है कि किसान की प्रोडक्ट को वैज्ञानिक और गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल कंपनीज मिलकर के इस तरह से कब्जाती है कि हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। अब कौन सी लड़ाई लड़े, किससे लड़े, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा युद्ध लड़े, किसको कहें, क्या कहें? ये बात आने के बाद में उन्होंने कहा देखो 55 क्लस्टर बन रहे हैं पूरे देश में, 5 के ठेके हो गए, आम, अंगूर, सेब, केला और हल्दी। हल्दी मेघालय से है, सेब जम्मू कश्मीर से है, बाकी तीनों दक्षिण भारत से है, एक तेलंगाना से है और महाराष्ट्र से है। 50,000 हेक्टेयर किसानों से ले ली, कोरा आम होगा, आम। हमने ये उठाया भाई इकोलॉजी जो है, इकोसिस्टम ये कहता है कि यार पूरे केड़े पूरे जमीन में, आम पूरे जमीन में,
तो ये कोई है कुछ अनाज भी बोलो, कुछ ऐसी वेराइटी के बीज हो जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और किसी प्रकार की बात रहेगी, लेकिन नहीं। क्यों तू सेठ नहीं है काम कि मैं यूँ नहीं कर 10 बीघा वहाँ बोऊंगा 20 बीघा, मुझे तो एक जगह मेरा ये कह रहा दे दो तो 15,000 20,000 एकड़ का क्लस्टर बनाएंगे, 7 क्लस्टर पाइपलाइन में है। तो मेरे ख्याल से अभी महीने 2 महीने में ठेके 12 हो गए और कुल 55 क्लस्टर बना चुके हैं। अब ये हुआ तो बाजरी का क्लस्टर बनेगा तो हम क्या सोचेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, बाजरी 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 या क्या होगा हम इन चीजों के अंदर, क्योंकि पत्ते कई जगह खुलते नहीं है, लेकिन वही बात है कि सिविल इंजीनियरिंग के नाते मैं नेगेटिव बात में सोचता हूँ कि हमें जीने दो यार, मुझे बाजरी भी चाहिए, मुझे और भी चीज मूंग भी चाहिए, तो मुझे मोट भी चाहिए। इकोलॉजी ये कह रही है हर सब चीजें जहाँ पैदा हो रही है, वैज्ञानिक इनके कदम से कदम मिला रहे। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का जब मैंने एक सेशन किया पेंटल साहब जबरदस्ती ला के लोग कर रहे हैं, अभी कैसी 18 तारीख को क्या फैसला हुआ पता नहीं, लेकिन आप ऐसी ऐसी चीजें लेकर मेरे देश के नागरिक को कचरा खिलाने के अंदर राजी हो, मेरे नागरिक का यहाँ ऑर्गेनिक पदार्थ को आप एक्सपोर्ट करके धन कमाने के अंदर आप राजी हो, हमारे यहाँ के नागरिक बायोसेफ्टी के मॉडल के अंदर हमारी कोई एक्सेस नहीं, हमें भी बता दो कौन सी चीज में क्या चीज है। इनके ऐसे ऐसे मतलब फंड हैं कि जिनको मैं परिकल्पना ही करने का, जमीन कब्जा करने का क्लस्टर में, जमीन कब्जा करने का फॉरेस्ट के अंदर अभी अभी बिल पास हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उससे 100 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस तक आप उसके अंदर कोई भी ये जो टूरिज्म वाले और फौजी कभी भी काम नहीं पाए। भाई फौजी तो ठीक था, टूरिज्म वाले की क्या बीमारी थी, क्यों डाल दिए टूरिज्म को इसके अंदर। बाड़मेर से चला हुआ आदमी पाकिस्तान बॉर्डर से और नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है वो तो पूरे राज्य ही जा रहे हैं, तो वहाँ टूरिज्म का मॉडल है। अब टूरिज्म के मॉडल के अंदर इनको ये था कि टूरिज्म को इन्होंने 50 तो क्लस्टर वो बनाए पॉइंट, जिनको पात बनाया, सीता पात, राम पात, बुद्ध पात, और इस तरह से ये करके इन्होंने बनाया कि सीता जहाँ हुई लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी से राम के पास गए, ऐसे आप घूमते घूमते पात बना दिए, घूमते रहो। एक मूर्ति वहाँ गुजरात में लगा दी, एक राम मंदिर इधर लगा दिया और ये बच्चे घूमते गए। इस तरह के मॉडल आप इस देश के लिए नहीं थे। एक किसानों को कष्ट करने के आप नीतियां ला रहे हो, इधर आप ऐसे एक मॉडल ला रहे हो जिस मॉडल के अंदर किसी भी प्रकार की यूथ की बात करते हैं कि उनको बेरोजगारी मिल जाएगी। क्या करोगे कि उनको कहते हैं आप 9 भाषाएं सीखो, जो टूरिज्म आए उनको आप टच करो, ऑपरेशन होता रहेगा, टूरिस्ट आएगा आपको टिकट दे देगा, व्यापार में भी काम करोगे आपकी भाषा। बाकी क्या करोगे, जब इंडस्ट्री को कहा कि ये यूथ मेरा क्या करे, इसके लिए इंडस्ट्री ने कहा इसको मैं नहीं देता। क्यों नहीं देते कि आप इनको स्किल दीजिए। भारत सरकार पूरा 2016 से लगी स्किल करने के लिए, यूथ लगे RSIT सेंटर जाकर के स्किल का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ला करके और यूथ का ये हुआ, जब इंडस्ट्री के पास गए तो कहा नहीं है तो कुछ सीखेंगे, तो क्या करें, रीस्किल करूंगा। ये मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरी निजी कोई एक इसमें बात नहीं। माइंड सेट और ये कोई इसमें मुझे जो शंका लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई इसमें रोल नहीं। रीस्किल करने के बाद में वो बच्चा क्या करेगा कि साहब इनमें से अच्छे से बच्चे छांटेंगे, फिर अप स्किल करेंगे। हमने जोधपुर मीटिंग की, अप स्किल होने के बाद में इसको नौकरी दे दो, कि नौकरी मेरे पास होगी तो दे दूंगा, अप स्किल हुआ इसकी प्राथमिकता पहले, रीस्किल वाले की नहीं होगी लेकिन अप स्किल वाले को मैं दे दूंगा। फिर बाद में कहा कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है, तो कहा कि इनको ये हड़ताल नहीं करते या स्टंट नहीं करते, इस बात के लिए इनको क्या एक और योजना ला दो जिसको इंटर्नशिप का, यानी आप क्लास में पढ़ते पढ़ते कॉलेज की डिग्री करते करते जो छुट्टियां होती है उसमें किसी फैक्ट्री में जाओ, उनके कोई जाओ पहुंचे और वो सर्टिफिकेट लेकर आओ इंटर्नशिप। जब डिग्री पूरी हो जाए तो अप्रेंटिसशिप 6 महीने की 12 महीने की इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, स्किल, रीस्किल, अप स्किल,
5 मकड़जाल में एक युवा ऐसा धंधे लगेगा, कुछ पढ़ने वाला नहीं था, तो उनको कहा तुम अग्निवीर बढ़ जाओ ताकि हमारे बाहर में काम होगे, बंदूक चलाना सीख जाओ, के बात कहीं हमारे भी ये दुकान मकान रखवाले। अब इस कोचिंग सेंटरों को मैं सुबह ही बात कर रहा था कि ये कोचिंग सेंटर चैट जीपीटी के युद्ध इस एरा में, तो यूथ को ऐसे घेर में डाल दिया, फिजिकल मीडिया उनको वैसे डाल दिया, पढ़ने वालों को वैसे कर दिया ताकि ये धंधे लगे रहे। किसान को मकड़जाल ने ऐसा फिट कर दिया कि तू तो तेरा अनाज देता कर रहे, मैं मेरी व्यवस्था कर रहा हूं, मैं अपनी स्थिति पर मैं देता हूं, ये सारी चीजें मेरे ध्यान में है, डबल इनकम करनी भी मुझे आती है, सारा कुछ मैं कर दूंगा, एमएसपी तुम्हारी बढ़ा दूंगा। इस तरह से हमारे अधिकार थे। जिसने धरती को सींचा, पौधे को कंजर्व किया, कल्टीवेट किया, उस आदमी को कुछ भी नहीं। फिर हम इस बात पे आए कि इस पृथ्वी के वातावरण को, एनवायरमेंट को किसानों ने बचाया है। और सागरतारा हमारे यूएनएपी के वैज्ञानिक है, उनसे मेरी मीटिंग हुई, अभी मैं मिलके आया, डॉक्यूमेंट है उनके। मुझे राहुल गांधी की वार्ता में भी मुझे वो डॉक्यूमेंट देने की बात है, मैंने कहा, और बाकी लोगों को भी मैंने कहा भाई ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप देखो। यानी कार्बन के उत्सर्जन को, कार्बन जो पैदा हो रहा है उसको किसान कार्बन सिंकिंग के नाम से 2 लाख करोड़ का कार्बन सिंकिंग हम कर रहे हैं। ये डेटा है, 2 लाख करोड़ का हम घाटा खा रहे हैं हाईवे और ये इंडस्ट्री के कारण से। इंडस्ट्री ने कार्बन फेंका, मेरी फसल बर्बाद हुई, उसका तो घाटा, और तुम्हारे इस कार्बन को मैंने सोचा 4 लाख करोड़ का किसान प्रति साल फायदा देता है, और ये 6,000 में मैं खुश करके मस्त करना चाहता हूं। मान लो किसान एक ही फसल नहीं बोए, कहीं कुछ नहीं करे, वीरान हो जाए, ये धुएं से बच जाए। एनवायरमेंट किसान संभाले, इस पृथ्वी की, इस धरती को संजोए बेटा, और पूरी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनको पालने की गारंटी किसान। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि ये 2वें दर्जे का नागरिक क्यों खड़ा हो गया, इंडस्ट्री वाले को इतनी सुविधाएं क्यों हो गई और इसको क्यों नहीं हुई। ये बात हमें लड़ाई के सिवाय सोचनी पड़ेगी। हमने कहा जब आप एमआरपी बिक रहे हैं तो एमआरपी के अंदर हमारा भी है ना, कि प्रोडक्शन की कोई कॉस्ट डाल दो। ऐसे तो बनी नहीं एमआरपी, एमआरपी बनने के अंदर लिखा होगा ना कि इतना आलू आया, इतना इसमें नमक मिलाया, इतना इसमें मिलाया, तब चिप्स बनी और ये चिप्स की एमआरपी है। तो आलू वाली रेट मेरी लिख दे इसको। बागपत की मेरी मीटिंग थी तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा साहब आप तो लिखवा दोगे, इंडस्ट्री वाला तो बेचारा उसको पैकेट में पैक कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, उसकी जोड़ दो, लेकिन उसका माल नहीं बिके तो मैंने कहा भाई ऐसी भी व्यवस्था बना दो कि जब तक तुम्हारा माल नहीं बिके, जीएसटी का कंसेप्ट है, तुम्हारा पैकेट चिप्स का बिक जाए, उस दिन किसानों के खाते में चला जाए। कोई तो व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में बना लिया उसने, उस पैकेट में आलू डाला, उस आलू का पैसा किसान तक दे दो, क्या प्रॉब्लम है? कोई मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और व्यवस्था करने में सरकारों को इतना क्या जोर आने की बात है, आप कर सकते हैं। इसका मतलब माइंड सेट आपका ऐसा है कि उनको तो हम बन पाए ताकि वो हमें चंदा देता है और हम चुनाव लड़ते रहे, लोगों को चुनाव में पैसा बांट के फिर सत्ता में काबिल हो जाए, और ये साइकिल बना। ये जब व्यवस्थाएं जिस देश की हो गई उसके अंदर हमें बहुत कुछ सोचने की, और विशेष तौर से भारत जैसे देश में यूथ को तो बहुत ज्यादा सोचना है। क्रांति नहीं होने के लिए तो ये साइकोलॉजिकल, जब अग्निवीर की बात आई तो 250 लोग चढ़े, तो हड़ताल हुई, ऐसे दबा कि पता ही नहीं लगा कैसे चुपचाप करके चले गए, बंदूक चला के चले गए, सही का दर्जा नहीं मिला, वापिस आ गए। अब इनकी आप यूटिलिटी की नेगेटिव माइंड से कल्पना करो कि किसी एक संगठन के पास में जिसमें एकता है लेकिन बंदूक चलाने की कला नहीं है, सिर्फ लाठी चलाने की कला है,
तो क्या इन बंदूकों को ये यूज नहीं कर सकते? ये कर्नल ने ऐसा कहा। इस फौज को मार्केट में मत उतारो, बंदूक सीख के आए हुए बच्चे का यहाँ गर्दन करेंगे। नौकरी आगे है नहीं, सेटअप आपका है नहीं। बच्चा जब वहां से बंदूक सीख के आएगा और बाहर से जब हथियार आ जाएंगे, ये मॉडल इजराइल का फेल हुआ। अभी अभी इजराइल के अंदर सेना कोलैप्स हो गई हमास के साथ, पता ही नहीं लगा क्यों। वो तो छोटी छोटी ट्रेनिंग लेके आए लोग घर चले गए, उनको वापस बुलाया तो वो कुछ भूल भाल गए। इनके पास एक ही था कि वो पैरामिस है, वो रिकॉर्ड है, उससे देखेंगे। वो हवा में टक्कर मारी, हवा में टक्कर में छूटे। वो कोई एक दो बेचारा हॉस्पिटल में थे, वो मर गए, बाकी तो वो छूटे। इसका मतलब है कि आदमी के माइंडसेट को कभी इस ग्रुप को कैप्चर करना, कभी इस ग्रुप का यूज करना, पैसे करना, ये सारी व्यवस्थाओं के प्रति एक हर नागरिक को जागरूक रहेगा। देखो कौन सा घड़ी में कौन सा नेक्स्ट एरा जब आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आ रहा है, वो ये आ रहा है कि दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोगों की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि 2026 तक पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल करेंसी कर दीजिए। डिजिटल करेंसी का फंडा क्या है? बिटकॉइन की तरह कि मेरे वॉलेट का पैसा आपके वॉलेट में जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, सरकार में तो मेरे को पता है, डिजिटल में कोई पता नहीं। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है जिसके तहत यदि चाहे तो आरबीआई या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कर सकता है कि किसका पैसा किसको देना, बीच में कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत बड़े लोग हैं डिजिटल करेंसी की फॉर्म में कहां से किसके वॉलेट से किसको डालेंगे, देश खरीदे जाएंगे। मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं कि मैं श्रीलंका को खरीद लूं, वहां के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कह दूं कि आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस मनी डिजिटली, इसी को पता चले, कुछ भी हो सकता है। इट में नो डाउट आप हमें रोक के यहाँ कह सकते हो सब इतनी मत खींचो कि देश दिख जाए। राष्ट्रवादी हम जो है राष्ट्रवादी बड़े इट डोंट बोदर, हम एक हमारा नेगेटिव थिंग हो सकता है कई बार। जब ये डिजिटल करेंसी आई तो इकोनॉमिक वालों ने ये कहा कि तुम लड़ो झगड़ो, रुपये ट्रांसफर करो, लेकिन हमारी भी सुनो। तो क्या सुनना भाई, तुम बताओ कि इस रुपये के अंदर जान डालो कितने दिन तक चलेगा, कब खत्म हो जाएगा। आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आपको लिमिट देंगे, जैसे इस मोबाइल में कुछ तारीख के बाद में हो जाता है। 1 करोड़ रुपए आपको 10 साल दे दिए, 10 साल खर्च करने। अब आपके 8 साल हुए, रुपए खर्च हुए कम, फिर आप देखोगे यार इन रुपयों का क्या करूँ, तो आप भागो बाजार। बाजार में भागने के अंदर अलग अलग माइंड की सेट की बात है, कोई के जमीन खरीदो, कोई के सोना खरीदो। नहीं, मैं जो चीजें बना रहा हूँ वो तो खरीदनी ही पड़ेगी, बाकी चीजें बड़ी तो खरीद लेना चाहिए। 1 करोड़ रुपए के अंदर जान डाल दी, कितने दिनों में खर्च करना, उस रुपए को आप जो है कौन सी चीजें खरीदना ये बात दिया। ये दुनिया का न्यू वर्ल्ड है और मैं अपने लेवल पे नहीं कह रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF है, उसकी आप वेबसाइट पे जाओ, पढ़ो, डिजिटल करेंसी आ गई। अब इनके अंदर आप कह सकते हो सब कुछ कानून बनेंगे, ऐसा थोड़े होगा अगर कोई आदमी हर किसी जगह। तो आपके यहाँ देश में बिटकॉइन चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति को पता नहीं कि बिटकॉइन कौन किसको दे रहा है। उसके अंदर भी आप 30% टैक्स लेके उस मनी को आप रिकॉग्नाइज और कर रहे हो। क्या करें, लोगों ने रुपये तो ले लिए, बिटकॉइन तो ले आए, अभी बिटकॉइन का करें क्या? तो बिटकॉइन जमा करें तो रुपये नहीं करे, तो अब 1 बिटकॉइन जो 1 रुपये के बराबर था वो 48,000 तक चला गया। अब जो ऐसे यंग है वो बिटकॉइन में लगे पड़े। ऐसी करीब 16-17 करेंसी, एक करेंसी लॉन्च होने वाली थी, उसका मैंने कहा वो इतने आप 2,14,000 जमा कराओ,
उसके अंदर आपको ये महीने के महीने मिल जाएंगे। तो मैंने पूछा ये तो किसी को कैसे नहीं कह रही है ये गड़बड़ है, ये नकली, और नकलियों में और फंसते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, इस कोरोना के युग में नजर खेतों में ज्यादा गई और खेतों के अंदर इनका एक कब्जा करने का जो फंडामेंट भी आया कि भाई कैसे करके खेत को तोड़ सके, तब अभी एक बिल हो रहा है। भारत के पूरे 10 मीटर से ऊपर के बांध भारत सरकार के अंडर में डैम सेफ्टी बिल एक्ट पूरे भारत के बांध तो 10 मीटर हाइट से ऊपर के 10 मीटर से नीचे वाले में से पानी होता पूरे भारत सरकार के। भारत सरकार पानी से क्या करेगी, जैसे करेगी, इंडस्ट्री को चाहेगी तो देगी, आपको पानी पिलाना होगा तो देगी, आप गाजा की तरह पानी आपको तो ये सारे कुछ ऐसे लगता है कि ये कोई कॉर्पोरेट का जो ढांचा है, कभी आप कोऑपरेटिव के मॉडल में, कभी आप कंपनी के मॉडल में, कभी आप डिजिटल करेंसी के मॉडल में, और ये यूथ की किसी नौकरी के अंदर कोई किसी प्रकार का अब इन सारी परिस्थितियों को देख करके हमें कई बार यूँ लगता है कि चुनाव ये मामूली फालतू बातें हैं, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है ना चुनाव वालों के पास। तो ये तो आपके टैक्स के पैसे लेकर के इधर उधर घुड़ करते हैं, मेरी मर्जी हुई। जैसे डोटासरा जी यहाँ हैं तो आपके कुछ बजट ज़्यादा ले आएंगे पावर में, कोई दूसरा ये हार जाएंगे जीत जाएंगे या बीजेपी आ जाएगी तो वो ज़्यादा ले आएगा, तो पैसे किसके, मेरे पैसे। तो राजनीतिक फंडा ये कोई ये इनके पास कोई काम नहीं, काम मोटा होता है कानून बनाने का, नीति बनाने का, और नीति पूरी की पूरी भारत सरकार की एप्लीकेबल है। यहाँ का जीएसटी का पैसा तो आपका वहां चला गया। मैं संसद की एक लाइन सुनता हूँ और जब मैंने बंगाल के एक सांसद को सुनते देखा कि भाई आप हमें जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, तो सीतारमण बोली, इस शब्द में संसद के कह रहा हूं, सीतारमण बोली आपका कोई पैसा बकाया नहीं। पैसा कैसे लो बकाया कैसे नहीं, इतने लाख पड़े। तो खोदा तो ये पता लगा कि भाई तुम्हारी जो तुमने हिसाब भेजा ना, उस हिसाब में गड़बड़ थी, हमने फाइल वापस दे दिया। यानी आपको जीएसटी का जो पैसा मिलता है उसके अंदर कोई एक घोटाला दो कि ये कागज आपका पूरा नहीं है। जैसे कईयों के टीए बिल होते थे ना, गवर्नमेंट के लोग जानते हैं, टीए बिल में आप किसी के पास नहीं करने होते तो ये घोटाला बढ़ा देते थे, वो डायरी को अपने नीचे छुपा लेता था, आप कहता इसके साथ डायरी नहीं, 2 कागज आप निकाल के निकल तंत्र सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, कुछ भी हो जाए। इन सब बातों को जब मैं देखता हूँ तब लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो ये एमएलए साहब क्यों एमएलए बनना चाह रहे हैं। मैंने मेरिट में एमएलए साहब को कहते हैं, मैंने कहा सर एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से ज्यादा एमएलए के पावर नहीं रहेंगे। और जिस दिन ये वेट लगाने का ये पेट्रोल और शराब का धंधा जीएसटी में आ गया, उस दिन आप कमर सो जाओगे, कुछ नहीं आपके पास। कौन सा कानून बनाओगे, कैसा ही नहीं कानून लाएगा। कानून को डंडे ठोकने के कानून तो चलते नहीं, बजट के कानून, बजट कौन से पेश करेगा, कौन से तो कृषि का आपका विषय है, कोई मतलब ही नहीं कृषि उनके पास, सहकारी आपका विषय है, सहकारी उनके पास, जितने भी हैं वो सब, पानी आपका विषय है उनके पास। तो आप करोगे क्या है, कौन सी एमएलएशिप करनी है, कौन सा मुख्यमंत्री बनना है। बहुत दौड़ है पूरी, चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। मैंने गलियां टटोल के देख करके जोड़बाजी करके वापस आया। हर मिल का इस गली में तो ये जनता के हित के लिए वो गलियां बनती नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है आपका, इस पूरा सिस्टम। किसी ने ये नहीं पूछा कि खेत में खड़े किसान को हम कोई आइडेंटिटी दे सकते हैं। ये बात मैंने 10 जगह बताई। क्या आप इनको टोकन नहीं दे सकते, गले में लटकाने वाला तो बाहर से दिखे कि ये व्यक्ति खेत में खुद काम करता है, ये व्यक्ति दूसरों से काम करवाता है, सूते सूते ठेका देता है, काम करवाता है, तो दोनों भेद नहीं करना चाहिए।
आपको टाइटल दिया जा सकता है, आपकी सुविधा में सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है, आपकी बच्चों की सुविधा, नो, कुछ ऐसे ऐसे फिरका परिस्थिति करेंगे कि जिस चीज को आप समझ ही नहीं सकते। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं सबसे सुनता हूं, एक घटना सुनता हूं, जब ये 3 तलाक का बिल पास हो रहा था तो पूरी खुशी मना रहे हैं, 3 तलाक पास हो गया, 3 तलाक। खड़े दिन एक लाइन कि भाई तुम पास करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहुमत तुम्हारा है, ये हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 3 तलाक में एक लाइन जो लिखी हुई है कि जो व्यक्ति 3 तलाक देगा उसको हम जेल में ठूंस देंगे। तो या तो उसके बच्चे की गारंटी लो, जेल में तुम ठूंस दोगे उस बच्चे को, उस औरत के भरोसे छोड़ दोगे तो उसको जेल में रोटी मिलती, उसको क्या प्रॉब्लम है? इसको क्या करोगे? कोई नहीं है, 3 तलाक के बिल को पढ़ के दे दिया, विपक्ष कूद के मर गया, फिर ताली पीट। सारे बिलों के अंदर ऐसा क्लियो है कि सारा पावर सेंटर में आ जाए, कंप्लीट पावर सेंटर के पास आ जाए और राज्य भटकते रहे, कोई ऐसी चीज नहीं। स्वामित्व योजना में पढ़ रहा था, 24 अप्रैल को ये लागू हुई। स्वामित्व के अंदर अडानी ड्रोन का पार्ट ले आए, ये हमारे ध्यान में संसद में ये बातें उठी। अडानी के ड्रोन को इन गांव लोगों को घुमाना था। अब सरपंच को पट्टे देने के पावर छीन के वो ड्रोन से स्वामित्व योजना में आप करके और गांव में गिरे फैला के बैठ गए। कई लोग बेचारे बाहर चले गए, जैसे ये आ गए वो शहर में, ये भी शहर में आ गए, इनके वहाँ कोई गांव में प्रॉपर्टी है तो गांव में बैठ बैठा कोई किधर लिख देगा तो लिख देगा, कर देगा। गांव के लोगों को गांव का न्याय करने दो। 73वें संविधान संशोधन में गांव को जो शक्ति दी है वो दे दो, 29 विषय, शहर को 18 विषय उनको दे दो, लेकिन विषय आप सेंटर में ले जा रहे हो। गांव को कोई विषय, मैंने हरियाणा में जाकर 100 सरपंचों के बीच में ये मीटिंग, गांव के पावर छीन लेना, राज्यों के पावर छीन लेना, सारे पैसे वो जीएसटी के मार्फत ले जाना, किसानों को कोई किसी प्रकार का कुछ तो पैसा सिस्टम नहीं। एक इंडस्ट्री, एक कॉर्पोरेट, पूरा सिस्टम उसके हाथ में, 12 बंदर का हैंडल, जिसमें से 7 अडानी जी के पास, एक खुद का, इसका मुद्रा खुद का, जिसमें सिर्फ ये आपके नशे की जो है ये चीजें। नो डाउट सोशल मीडिया में बातें नहीं जाती है, हो सकता है कोई बढ़ता रहेगा, लेकिन इन बातों को मैं भूलने छाते दिल से कहता हूँ। फैक्ट ये है कि ये चीजें इस देश के अंदर पूरे यूथ को नशे में लिप्त कर देना, किसी को कोई धंधे लगा देना, इस पूरी सोसाइटी को कोलैप्स कर देना, इंडस्ट्री के मार्फत खेती को लोगों को क्लस्टर बना के दे देना, फॉरेस्ट के मार्फत आप जमीन दे देना। एक बिल बना जिसमें खान थी, कोयला खोदना था, संसद की कहानी कह रहा हूं, मेरे मर्जी के वर्ड नहीं। एक सांसद ने कहा कि साहब ये हाथी जो है, आपने वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो हाथी है उन हाथियों को ट्रक में डाल के जामनगर में अंबानी जी की रिफाइनरी है उसके पास हमने जमीन एलॉट की है, वहां ले जाना है। क्यों ले जाना है? कि हाथी उसको तंग करते हैं, खोदने में। हाथी बेचारा वहां घूम रहा था अपने पहाड़ों में मस्ती से, ट्रक में डाल के यहाँ गुजरात में लाके पटक दिया। इनको दो जमीन दे दी और हाथियों को दे दिया कि भाई इनको खाने पीने का खर्चा हो गया। इधर रिफाइनरी चल रही, इधर हाथी में चल रहे, क्या करेगा? बिहार का देश घूमेगा, देखेगा, चुप रहा। बम्बू जो है आपका ये हुआ, बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि बांस को हमने घास घोषित कर दिया, किसान न्याय हो जाएगा, बांस बोएगा, मजा आएगा, और बम्बू मिशन घोषित कर दिया। बांस क्यों बोएगा किसान? क्या करेगा बांस? सिर में ठोकेगा, 4 बांस बोले, 5 बांस बोले, तुमने यार ऐसी क्या दुकान खोल दी? बम्बू मिशन पूरा। मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत चैनल है, आप उसे देख रहे, कई पैनलिस्ट को मैंने बुलाया, सारे सवाल मिले, उनसे कहिए बांस का घास में देखो आप क्या करें कि जो फॉरेस्ट में बांस होगा वो बांस तो पेड़ के लाएगा, उसको तो पेड़ के, क्योंकि पेड़ के अंदर ऊंचे तहसीलदार से परमिशन लेने की, फॉरेस्ट की
परमिशन देगा। और फॉरेस्ट के बाहर वाला पार्ट है तो घास के बाहर। अब अंदर खड़ा आदमी फॉरेस्ट वाला गठड़ी बांध के बाहर फेंकते ही वो घास बन जाता है। पहले फॉरेस्ट वाले बीच में पकड़ देते थे, बांस कहाँ से लाया, बता, परमिशन कहाँ तेरे, बांस कहाँ। अब पूरे देश में बांस किस लिए कि सूरत का एक सेठ इनका मेघालय में बांस का बहुत बड़ा व्यापारी, उसको फायदा देना किसान के हित के बिल हुए। और किसान के हित के वो मतलब किसान के बिल थे एक्चुअली, क्या हुआ कि फंस गए। बिल तो थे एक्चुअली ट्रेड के, लेकिन ये क्या झूठा ही वो किसान का वो इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में फंस गए। वो किसानों को अक्ल आई, वो करके झंडा कट गया, वो लफड़ा पैदा हो गया। अब ये 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी नकल है, सेम उसी ढांचे की तरह है। सेम आपका बीज, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल और ट्रांसपोर्ट, वो जो बिल में भावना थी वो सेम की सेम भावना इसमें है। आपका पूरा आपके लिए बिल बना ये, बम्बू के लिए बिल बना वो, हाथी के लिए बिल बना वो, आपको हेयर कट के लिए, जन विश्वास के लिए, विवाद जन विश्वास के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से आपको देंगे। अब आप कौन सी लड़ाई लड़ो, क्यों लड़ो, किस लिए लड़ो, ये बड़े सवाल हमारे सामने हैं। कितना टाइम होगा? 19 तो मैं अब ज़्यादा अपना टाइम नहीं खींचूंगा। हमें खेत में खड़े किसान की एक लड़ाई लड़ने के लिए हमें निकलना होगा, और लड़ाई हमारे से रोकनी होगी। एक टाइटल तय हो जाए, जो कोई भी आदमी खुद खेती करता है उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाए। इस बात की मांग हम जगह जगह उठाएं, जो भी पार्टी हो, जो भी जहाँ हो, ये उठाएं। ये हमारा जब तक नहीं होगा तब तक हम इस बात को आगे सिरे नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि उसको सुविधा मिलेगी तो वो बच्चे उसके भी खेत में जाएंगे, तो खेती बढ़ेगी। तो हो सकता है वरना सारी खेती कोऑपरेटिव चली जाएगी। तो देखेंगे। धन्यवाद, आपने सुना। जय हिंद। आगे हम सेशन